हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो आसानी से। आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीरीज़ यूनिट 2 का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है परसेप्चुअल एरर एंड डिस्ट्रैक्शन। ये टॉपिक हमें बताता है कि हम लोगों को दूसरों को कैसे परसीव करते हैं, इमोशन वर्कप्लेस में क्या रोल प्ले करते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंसी कैसे सक्सेस दिलाती है, ये सब। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इमोशन टॉपिक, इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंसी, कोर कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी, इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। ठीक, सो लेट गेट स्टार्ट। डोंट फॉरगेट टू शो योर लिटिल सपोर्ट। आते हैं अपने कंटेंट पर। परसेप्चुअल एरर एंड डिस्टॉर्शन। सबसे पहले समझते हैं कि परसेप्शन का मतलब होता है किसी पर्सनल सिचुएशन को देखकर उसके बारे में ओपिनियन बनाना, लेकिन हर बार हमारी परसेप्शन गलत हो जाती है। इसी परसेप्चुअल एरर्स कहते हैं। मीन्स अगर आपने कोई अंदाज़ा लगाया कि ये पर्सन में भी ऐसा हो, अच्छा हो, बुरा, कुछ भी, ठीक है, बट अगर आपने सोचा ये पर्सन रियलिटी में बुरा है, ठीक, आपने ऐसा सोचा, ये आपकी परसेप्शन थी, ठीक है, बट इन रियल जो उसको क्लोजली जानता होगा उसे पता है कि ये इंसान अंदर से कैसा है, तो आपकी परसेप्चुअल रॉन्ग हुई। ये हमारा परसेप्चुअल एरर्स कहलाएगा। ठीक, पहला हमारा आता है स्टेरियोटाइपिंग, जजिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर ग्रुपिंग मेंबरशिप रेदर देन पर्सनल ट्रेट। किसी व्यक्ति को उसकी पर्सनल क्वालिटी से नहीं बल्कि उसके ग्रुप के बेसिस पर जज करना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई सोचे कि सब इंजीनियर इंट्रोवर्ट होते हैं या सब टीन एजर्स होते हैं वो सब इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एक स्टेरियोटाइपिंग है। इसका एक्सप्लेनेशन वन वर्ड में समझें, मतलब वन डेफिनेशन या फिर वन इजी सेंटेंस में समझें। हम किसी एक ग्रुप के बारे में बना हुआ ओपिनियन सब मेंबर पर अप्लाई कर देते हैं। मीन्स आपकी क्लास के बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे, ठीक है, तो टीचर सोचता है ये क्लास ही ख़राब है, ये सेक्शन बेकार है, ऐसा कुछ। ठीक, हेलो इफेक्ट ये बताता है allowing one single often positive traits to influence the overall perception of a person or entity। किसी व्यक्ति की एक अच्छी क्वालिटी को देखकर उसके बारे में ओवरऑल पॉजिटिव ओपिनियन बनाना। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत पंक्चुअल है तो मैनेजर मान लेता है कि वो काम में भी एक्सीलेंट होगा, उसे सब कुछ आता होगा। इजी लाइन में समझें, मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग, एक क्वालिटी पूरे पर्सन की इमेज को इन्फ्लुएंस कर देती है। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, सेलेक्टिव परसेप्शन, filtering information that collaborate current beliefs and focusing only on specific aspect or motive to other motives to other। इसका मतलब होता है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन
नोटिस करना जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉय लेज़ी है तो आप उसकी मिस्टेक ही नोटिस करेंगे और उसके अचीवमेंट इग्नोर कर देंगे। और इससे भी इजी एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो बट उसने कोई एक क्राइम कर दिया तो उस क्राइम की वजह से उस बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। मान लो जैसे कि इस टाइम फेमस क्रिकेटर जो है वो वैभव सूर्यवंशी है, ठीक है। अभी वो टीनेजर है, उसके पास बहुत नेम फेम सब कुछ है। अगर वो कोई क्राइम करता है तो लोग उसकी अचीवमेंट भूल जाएंगे और उसके क्राइम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक, ये सेलेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन होता है। हम वही देखते हैं जो हमें देखना चाहते हैं। मीन्स अगर इस टाइम वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा क्रिकेटर प्ले कर रहा है, हम लोग क्या देखना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से खेल रहा है, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए एक पॉजिटिव सेलेक्टिव व्यू रेडी कर रहा है। प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट आवर ओन ट्रेट्स, फीलिंग और मोटिव टू अदर्स। इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स, थॉट या मोटिव दूसरों पर थोप देना। ठीक, एग्जाम्पल देखें, अगर आप खुद कॉम्पिटिटिव हो तो आप सोच सकते हो कि सब लोग भी सिर्फ कंपटीशन के लिए ही काम कर रहे हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग में समझें, मीन्स सिंपल लाइन में समझें। हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सब लोग भी सोच रहे होते हैं। आपने सोचा मैं पढ़ के जाऊंगा एग्ज़ाम में, तो आज सोच रहे हो कि सब बच्चे तो पढ़ के आ रहे हैं, मैं कुछ स्पेशल पढ़ के जाता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने सोचा कि मैं चिट बना लूँगा, और कुछ बच्चों ने सोचा कि मैं चिट बनाऊँगा नहीं, फ़ोटो कॉपी करा लूँगा। ऐसा कुछ सोच तो सब अलग अलग रहे हैं, लेकिन आपने क्या मान लिया, सब बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट। Evaluating a person characteristic by comparing them to others recently encountered rather than against a standard। किसी पर्सन को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिसेंटली में हुए लोगों से कंपेयर करके जज करना। एग्जाम्पल, अगर एक एवरेज एम्प्लॉय का इंटरव्यू एक बहुत वीक कैंडिडेट से होता है, ठीक है, तो वो बहुत टैलेंटेड लग सकता है। मान लो ये कैंडिडेट बहुत वीक था, इसका इंटरव्यू पहले हो गया, और ये कैंडिडेट स्मार्ट तो नहीं था बट इससे थोड़ा बहुत अच्छा था, तो हो सकता है कि ये एम्प्लॉय उन लोगों को ज़्यादा टैलेंटेड लगे। तो ये कहता है कि हम कंपैरिजन की वजह से गलत जजमेंट कर सकते हैं। मे बी ये उतना अच्छा ना हो जितना हमें कंपनी के लिए चाहिए था, बट इसके अकॉर्डिंग ये अच्छा है, तो ये एक गलत जजमेंट हो सकता है। इसे इरेज करते हैं। सेल्फ सर्विंग बाइस, एट्रीब्यूटिंग आवर ओन सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर, फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर। अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेना और फेलियर का ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डाल देना। मीन्स जैसे कि आप सबका एक चाहिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए तो आप कहेंगे कि मैंने मेहनत की, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। कम मार्क्स आए तो आप कहेंगे पेपर बहुत टफ था या पेपर किसी का अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कुछ। सिंपल लाइन में समझे,
सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लेना और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को डाल देना। अब आते हैं हम इमोशंस पर। इमोशंस हमें बताते हैं इमोशन वर्कप्लेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एम्प्लॉय की डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस और वर्क प्लेस कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। इमोशन इज अ significantly influence workplace decision making, performance and culture, impacting everything from individual motivation to team morale. Positive emotion for creating creativity and better decision, will negative emotion cause absentees और poor performance? पॉजिटिव इमोशन क्या है? ये हमारा पॉजिटिव क्या है इसे देखते हैं। जब एम्प्लॉय खुश और मोटिवेट होता है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, टीम इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल देखें, अगर ऑफिस का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। बट अगर इमोशनल कहा गया नेगेटिव इमोशंस हों, इसका मतलब है जब एम्प्लॉय स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेटेड में होता है तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और एब्सेंटीज बढ़ जाता है कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज छुट्टी ले लेता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाना मैनेजर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एम्प्लॉय रोज स्ट्रेस में रहे तो उसका काम और मोटिवेशन दोनों इफेक्ट होंगे। मान लो कोई टीचर डेली वर्क कर रहा है, उसे संडे को भी एक्स्ट्रा काम दे दिया जा रहा है, उसी टीचर को सेम वर्क साइंस भी पकड़ा दे रहे हैं, मैथ्स भी पकड़ा दे रहे हैं, जीके भी पकड़ा दे रहे हैं, एसएसटी भी दे दे रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसे गुस्सा आने लगेगी, वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, बच्चों को एक प्रॉपर सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से नहीं दे पाएगा। अब हम आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी पे, जो कि ये हमारा ये टॉपिक। दिस इमोशनल इंटेलिजेंसी इज द कैपेसिटी टू recognize, understand and manage one's own emotions and those of other to enhance workplace interaction and performance. Once considered a soft skill. Okay, it is now a primary predictor of leader effectiveness and team success. इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है अपनी और दूसरों की इमोशंस को पहचानना, समझना और मैनेज करना। आज के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंसी लीडरशिप, टीम सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ये एक सॉफ्ट स्किल के बेसिस पे भी जाना जाता है। अब हम आते हैं कोर कंपोनेंट पे। कोर कंपोनेंट ऑफ EI इन वर्कप्लेस। पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज वंस ओन इमोशन ट्रिगर्ड एंड हाउ दे इम्पैक्ट कलीग्स। अपनी इमोशंस को समझना, जैसे कि आपको पता है कि
स्ट्रेस के टाइम आप इरिटेट हो जाते हो तो आप अपना बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। सेल्फ कंट्रोल रहे, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकेंड वन इज सेल्फ रेगुलेशन। मेंटेन कंपोजर अंडर प्रेशर एंड थिंकिंग बिफोर रिएक्टिंग। प्रेशर में भी अपनी इमोशन क्या है, प्रेशर में भी आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, जैसे कि बॉस की क्रिटिसिज्म सुनकर भी गुस्सा करने की बजाय आराम से धैर्य से रिस्पॉन्स देना। रिएक्ट करने से पहले सोचना कि हम ऐसा रिएक्ट करेंगे तो सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मोटिवेशन ड्रिवन बाय इंटरनल गोल्स एंड plans rather than just external reward. Resilience, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट इट्स ओके ओके, कोई हंसने की बात नहीं है। इसका मतलब समझते हैं। इंटरनल गोल से मोटिवेट होना। एग्जाम्पल, प्रमोशन मिले या ना मिले फिर भी अपना बेस्ट देना। रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए काम करना। आपके अच्छे नंबर में भी चीटिंग करने वाला बच्चा अच्छे नंबर लिए, बट आप पढ़ के गए हो, आपके नंबर जो भी आएंगे आप उससे कुछ तो सीखोगे क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हो। चीटिंग करने वाला आज तो चीटिंग कर ले रहा है, बट वो अपने फ्यूचर में क्या करेगा। अब आते हैं एम्पैथी पर। अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग ऑफ टीम मेंबर्स टू बिल्ड ट्रस्ट। दूसरों की फीलिंग और पर्सपेक्टिव को समझना, जैसे कि अगर आपका टीममेट पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसकी सिचुएशन को समझना, एम्पैथाइज करना, ठीक है। सिंपैथी से दिखाना, मतलब कि खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचना। सोशल स्किल पर आते हैं। मैनेजिंग रिलेशनशिप, रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर इफेक्टिवली। इसका मतलब होता है रिलेशनशिप को इफेक्टिवली मैनेज करना, जैसे कि टीम मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना और सबके साथ पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करना। मीन्स दैट लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रखना, ये हमारा सोशल स्किल आता है। नाउ मूव टू इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स। इसमें हमारा पहला आता है लीडरशिप इफेक्टिवनेस। लीडरशिप बेटर डिसीजन लेते हैं और टीम को इंस्पायर करते हैं। सेकेंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पता है इन सबको पढ़ने से पहले? अगर एम्प्लॉय और लीडर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट मिलते हैं, इसीलिए हम लोग